हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम लोग 4 फेजेज में बांट सकते हैं और ये ह्यूमन फीमेल साथ ही मेमेलियन फीमेल्स में होने वाली एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेज में बांटते हैं, जिसमें कि पहला मेंस्ट्रुअल फेज, नंबर 2 फॉलिकुलर फेज, नंबर 3 ओवुलेटरी फेज, नंबर 4 ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेजेज में, जो पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओवुलेटरी फेज और फोर्थ ल्यूटियल फेज है, में बांट सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 से 5 दिनों तक चलता है, 3 to 5 days. It lasts for 3 to 5 days in general. और आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 28 डेज का होता है, जिसे एक लूनर मंथ भी कह सकते हैं। लूनर मंथ, सोलर मंथ 30 डेज का और लूनर मंथ 28 डेज का होता है। तो अबाउट 28 डेज मीन्स 1 लूनर मंथ के लिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसमें से जो फर्स्ट 3 to 5 डेज है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे और इस दौरान मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसे कि हम वेजाइनल फ्लो भी कहते हैं, होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो और वेजाइनल फ्लो क्या है, आपको याद रखना है कि ओव्यूलेशन के पहले यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर लाइनिंग है, उसे प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो सके। और इसलिए जो एंडोमेट्रियम या इनर लेयर ऑफ यूट्रस है वो फ्लेसी हो जाता है। उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से साइनसेस हैं, उसमें ब्लड पूरी तरह से भरा रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम है, साथ में जो ब्लड टिश्यूज हैं, इसका शेडिंग हो जाता है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन फ्लो वेजाइना से होकर के होता है और इस प्रोसेस को वेजाइनल फ्लो भी कहते हैं। तो वेजाइनल फ्लो का मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो है ब्लड टिश्यूज, ब्लड एंड म्यूकस, और ये 3 से 5 दिनों तक ये चलते रहता है ये फ्लो, और इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन और इस फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। इसके बाद सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पे फॉलिकल, जिसमें कि इमेच्योर एग होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में 2 चीज होते हैं। पहला मैच्योर एग और एंट्रम, जो कि एक फ्लूइड रहता है, ये ग्राफियन फॉलिकल में मौजूद रहता है। और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम, इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम 2 हार्मोन्स का होता है, जिसे कि हम FSH और एस्ट्रोजन कहेंगे। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जो कि एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और ऑस्ट्रोजन जो कि ओवरीज से सिक्रेटेड होते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस में फॉलिकल जिसमें कि इमेच्योर एग है वो विकसित होकर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जिसमें कि एक मैच्योर एग और एंट्रम होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इट लास्ट करते हैं 5 से 12 दिनों तक। इट लास्ट फॉर 5 to 12 days. After it, ovulatory phase, यहाँ पे 13th और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे इसका जो मेन सिग्निफिकेंट फीचर है वो है ओव्यूलेशन। Ovulation is the process of releasing a mature egg from Graafian follicle after its rupturance. तो ओव्यूलेशन में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें कि फुली मैच्योर्ड एग है, ये बर्स्ट हो जाता है और ये रिलीज करता है मैच्योर एग। तो जनरली एक बार में एक ही एग को रिलीज किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी एग्स एक ही साथ रिलीज हो सकते हैं, लेकिन सिंपली एक मैच्योर एग को रिलीज किया जाता है। तो ओव्यूलेटरी फेज 30th और 14th डे, और यहां पे ओव्यूलेशन प्रोसेस जिसमें ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर एग को रिलीज करता है। और इस प्रोसेस को एस्ट्रोजन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करते हैं। नाउ नंबर 4 विच इज ल्यूटियल फेज। जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, मीन्स रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एक कंडेंस्ड मास जो कि येलो कलर का होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। येलो कंडेंस्ड मास जिसे कि हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल येलो कंडेंस्ड मास में डेवलप्ड हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाते हैं, और इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और ये प्रोसेस ओव्यूलेशन के बाद यानी कि 15th डे से स्टार्ट होकर के 28 डे तक चलता है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर 15th to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम दो तरह के हार्मोन को सीक्रेट करते रहते हैं, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। और ये दोनों ही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28th डे तक, जब तक कि फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट न हो जाए, तब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता रहता है। तो अगर हम ये कहें कि कॉर्पस ल्यूटियम की जो पीरियड है टिके रहने की वो 40 डेज का होता है। 28 - 15 डेज इक्वल्स टू 40 डेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो
लाइफ है वो 14 डेज की होती है और ये तब तक काम करता रहता है जब तक कि मेंस्ट्रुअल फेज फिर से स्टार्ट ना हो जाए। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 4 फेजेज में से बांटा गया है। अब हम लोग बात करते हैं मेनार्क की। मेनार्क is the onset of menstrual cycle at puberty। तो मेनार्क इसे हम कह सकते हैं onset of menstrual cycle in a young girl at the age of 11 to 13 years during puberty। तो प्यूबर्टी जब किसी यंग गर्ल में 11 से 13 इयर्स के बीच आता है और वहां पे सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और इसे मेनार्क के नाम से जानते हैं। मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ menstrual cycle menopause permanent stoppage of menstrual cycle at the age of 45 to 50 years in a woman। और इस प्रक्रिया को हम लोग मेनोपॉज कहेंगे। तो मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मेनार्क ऑनसेट यानी कि अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ या बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आपको याद रखना है रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ वुमेन, किसी भी महिला के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होती हैं वो होता है मेनोपॉज माइनस मेनार्क। इसका मतलब 45 इयर्स माइनस 13 इयर्स और इससे हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 32 इयर्स होता है एक रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ वुमन में। मतलब कि 32 इयर्स तक लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है और इसी के दौरान किसी भी महिला में चाइल्ड के बर्थ की कैपेबिलिटी होती है और इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। ये लगभग 32 इयर्स तक चलता है। रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ वुमेन, इसे हम कह सकते हैं कि मेनोपॉज माइनस मेनार्क। मेनोपॉज जो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मेनार्क जो कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके बीच की जो अवधि है जो लगभग 32 इयर्स की होती है। तो ये 32 इयर्स हम लोग कह सकेंगे कि किसी भी महिला के अंदर, किसी भी वुमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज होता है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है और वो किसी चाइल्ड को बर्थ करने के कैपेबल होती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स रिलीज्ड, अधिक से अधिक कोई भी महिला कितनी एग्स को रिलीज कर सकती हैं, तो हम लोग मानते हैं कि 32 इयर्स रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ वुमेन है और इस तरह से वो अपने 32 इयर्स के लाइफ टाइम में 417 एग्स को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। द कोर्स एंड फेट ऑफ एग इन द बॉडी ऑफ अ वुमेन, ओवरी जो कि रिलीज करता है एग को, ये रिलीज एग सबसे पहले तो ओविडक्ट में आते हैं और ओविडक्ट में अगर स्पर्म मौजूद रहता है तो फर्टिलाइजेशन होती है और अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये
ब्लास्टोसिस्ट के रूप में डेवलप करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। इट इज द 16 to 32 सेल्स स्टेज। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद ये यूट्रस में चला आता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ blastocyst or embryo on the wall of uterus known as endometrium in a pit-like structure. तो इम्प्लांटेशन के बाद ये डेवलप करके पहले एम्ब्रियो फीटस बनता है और जब फुली डेवलप्ड फीटस हो जाए तो इन्फेंट के रूप में उसकी चाइल्ड बर्थ हो जाती है। लेकिन अगर ये एक फर्टिलाइज्ड नहीं हो, इट रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, तो फिर ये डिजेनरेट्स हो जाता है और फिर ये यूट्रस में आता है, यूट्रस से विजाइना में और विजाइना से इन द फॉर्म ऑफ विजाइनल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फ्लो ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से एक एग का फीमेल बॉडी के अंदर क्या फेट होंगे, क्या कोर्स होंगे, उसे हमने देखा। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इन ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब, इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होकर के जाइगोट को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये स्पर्म जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स होता है और ये क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम होते हैं। और जो एग होता है जिसे ओवम भी कहा जाता है, इसमें भी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और तीसरा जाइगोट जो कि फर्टिलाइज्ड एग है और इसमें 44 प्लस XX या 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि जब फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का तो 23 क्रोमोसोम्स जो स्पर्म्स के द्वारा कैरी किए जा रहे हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो एग के द्वारा कैरी किए जा रहे हैं, ये दोनों फ्यूज करके 44 ऑटोसोम्स और 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स जिसे हम XX या फिर XY क्रोमोसोम्स कहेंगे। और इस तरह से स्पर्म जो कि एक हैप्लॉइड सेल है जिसे N के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, हैप्लॉइड सेल एक भी होता है और ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि एक डिप्लॉइड सेल है और इसको हम 2N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये म्यूसिस सेल डिवीजन का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होती है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में जो 46 होता है उसे रिस्टोर करने में, रिगेन करने में, रिटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल स्पर्म, हैप्लॉइड सेल एग या ओवम फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल जाइगोट को बनाते हैं और ये जाइगोट फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड और रिडिवाइड होकर के पहले तो क्लीवेज, फिर मरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म करते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम जो कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस है वहाँ पे इम्प्लांटेड हो जाते हैं और इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ की प्रोसेस चलती रहती है और इस तरह से फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा और फिर चाइल्ड बर्थ और ट्विंस की स्टडी करेंगे। तो मेरे अगले वीडियो को देखना न भूलेंगे। थैंक यू।